हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। हम लोग आज टॉट का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है रेमेडीज़ फॉर टॉट्स, या आप जिसको कहेंगे अपकृत्य के उपचार। उपचार या रेमेडीज़ से आप क्या समझते हैं? उपचार या रेमेडीज़ हुई अगर आपके साथ कुछ अपकृत्य हो गया है, किसी ने आपके साथ कुछ टॉट कर दिया है, तो आपको उसके अगेंस्ट क्या क्या राहत मिल सकती हैं, क्या क्या आपको रिलीफ मिलेगा, उसी को हम रेमेडीज़ कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो रेमेडीज़ हैं आपकी टॉट्स में बताई हुई, वो टू टाइप्स की हैं, दो तरीके की बताई हैं। फर्स्ट इज़ जुडिशियल रेमेडीज़, जिसको हम कहेंगे न्यायिक उपचार, एंड द सेकंड इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, जिसको आप कहेंगे न्यायिकेतर उपचार, न्याय से अलग वाले उपचार। तो हम लोग जो मेन आपका है दैट इज़ जुडिशियल रेमेडीज़ हैं, वो न्यायिक उपचार हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जुडिशियल रेमेडीज़। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, जुडिशियल रेमेडीज़ वो उपचार हैं जिन्हें व्यक्ति कानून द्वारा प्राप्त करता है, कानून उन्हें प्रदान करता है। जब आपके साथ अगर कुछ टॉट हो जाता है, तो ये उपचार जिन्हें व्यक्ति कानून द्वारा प्राप्त करता है, जो कि इंजर्ड पर्सन, जो प्लेंटिफ है, जिसे कि इंजर्ड पर्सन कोर्ट के थ्रू प्राप्त कर सकता है। जैसे वाद लेकर, जैसे मेरे साथ आपने कुछ किया टॉट, तो मैं कोर्ट के थ्रू जिन्हें प्राप्त कर सकती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल रेमेडीज़, या इन्हें न्यायिक उपचार कहा जाता है। तो जो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें न्यायिक उपचार में, दैट इज डैमेजेस, जिससे कि नुकसानी कहेंगे आप। फर्स्ट इज डैमेजेस और नुकसानी। तो डैमेजेस या अवार्ड ऑफ डैमेजेस आर वेरी कॉमन इन टॉर्ट्स। इनफैक्ट जो आपकी इसकी परिभाषा है, जो इसका डेफिनेशन है टॉर्ट की, वो ही उसी में डैमेजेस का नाम आता है। इसमें कहा जाता है फर्स्ट, जो इसका एक लाइन में मैंने आपको हमेशा बताई है टॉर्ट की परिभाषा, दिस इज़ अ सिविल रॉन्ग, ये एक सिविल दोष है और जिसके लिए नुकसानी देनी पड़ती है। तो उसमें नुकसानी टॉर्ट की परिभाषा में ही आई हुई है। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग एंड इन विच द रेमेडी इज़ बाय वे ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेजेस। तो ये जो इंजर्ड पर्सन को जो डैमेजेस दिए जाते हैं, डैमेजेस देकर उसे क्यों दिए जाते हैं? जैसे मुझे आपने मेरा सोफ़ा भिगो दिया था, तो आपने मुझे डैमेजेस क्यों दिए थे? इसलिए दिए जाते हैं कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको उसी सिचुएशन में वापस पहुंचा दिया जाए जिसमें वो पहले से था, जब उसके साथ ये इंजरी या जब इसके साथ ये टॉट नहीं हुआ था, तो जिस सिचुएशन में वो था उसको उसी सिचुएशन में वापस, उसी परिस्थिति में वापस पहुंचाने के लिए ये नुकसानी या ये डैमेजेस दिए जाते हैं। तो ये इसको आप टू टाइप्स के कह सकते हैं कि जनरल हो सकते हैं, जिसके लिए आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं जनरल, या जिसको आप कहेंगे साधारण नुकसानी, साधारण नुकसानी, या दूसरी जो जिसको आप कहेंगे स्पेशल या विशेष नुकसानी। तो साधारण नुकसानी वो जिसके लिए साधारण क्षति वह जो किसी कार्य का साधारण परिणाम होती है, जो कि विधि द्वारा पहले से ही इमेजिन कर ली जाती है कि अगर ये इसके साथ टॉट हुआ है तो इसको ये इतना नुकसान तो हुआ ही होगा। तो दिस इज साधारण नुकसानी, या जो है जनरल डैमेजेस हैं। और जो विशेष नुकसानी, अगर आपके साथ कुछ ऐसा विशेष हुआ है तो उसको प्लेंटिफ को खुद साबित करना होगा कि मेरे साथ ये एक्स्ट्रा, जिसकी की पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा नुकसान हुआ है। तो प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव दिस स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल जो नुकसान हुआ है उसको, और उसके लिए स्पेशल डैमेजेस दिए जाते हैं। तो अब टाइप्स मैं बताती हूँ आपको, डैमेजेस के टाइप्स कितने प्रकार के होंगे ये। तो फर्स्ट जो इसमें आएगा काइंड्स ऑफ डैमेजेस में, दिस इज फर्स्ट इज अवमाननात्मक नुकसानी, जिसको आप कहेंगे कॉन्टेम्पचुअस। कॉन्टेम्पचुअस स्पेलिंग लिखिए, CONTEM, कॉन्टेम्पचुअस, TUOUS। तो लिखिए दोबारा, CONTEMPTUOUS। कॉन्टेम्पचुअस नुकसानी जो है, अवमाननात्मक नुकसानी इसको कहेंगे। यदि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि कोर्ट को ये लग रहा है, जब आप प्लेंटिफ जब कोर्ट जाता है अपने लिए नुकसानी प्राप्त करने के लिए, तो यदि कोर्ट को ये लगे कि ये जो केस मेरे सामने आया है, प्लेंटिफ लेकर आया है, ये आना ही नहीं था इसको, अगर
वादी ने खुद कोई गलती ना की होती, मतलब इसमें वादी की खुद की गलती के कारण उसको नुकसान हुआ है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है, कोर्ट को ये लगता है, तो इट मीन्स वादी की खुद की गलती के कारण ही सब घटना हुई है और इसलिए वह अपने ही दोष के कारण नुकसानी पाने का हकदार नहीं रहता। का मतलब है कि उसको बहुत ही एक लीनियंट सी, बहुत कम सी नुकसानी दी जाती है, भले ही उसको नुकसान बड़ा हुआ था। लेकिन ये प्रूव हो जाता है जब कि उसने खुद ही ऐसा कुछ किया था। जैसे अगर प्लेंटिफ ने खुद प्रवोक कर दिया, कुछ उसको प्रेरित कर दिया, कुछ गलत बोलकर डिफेंडेंट को कुछ गलत करने के लिए, कुछ मिस हैपनिंग इसके कारण हो गई, तो उसे अवमाननात्मक नुकसानी, बहुत कम लीनियंट से नुकसानी दी जाती है क्योंकि उसका खुद का इसमें दोष था। तो ये सुनिए, ऑल्दो प्लेंटिफ हैज़ सफर्ड ग्रेटर लॉस, भले ही उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट ही डज नॉट डिजर्व टू बी फुली कॉम्पनसेटेड, उसको पूरा नुकसानी नहीं दी जाती, बिकॉज डिफेंडेंट्स बैटरी अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज फाउंड टू बी सम ऑफेंसिव रिमार्क्स बाय द प्लेंटिफ, कि जो बैटरी या जो प्रहार उसने ऑपोजिट पार्टी ने या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को किया है, जो प्रहार किया है या जो बैटरी उसने यूज़ किया है, वो किस लिए किया है कि उसने खुद ही कोई ऑफेंसिव रिमार्क दिया था। ऑफेंसिव का मतलब होता है, ऑफेंस का मतलब होता है कुछ गलत करना, ऑफेंस कुछ क्राइम करना के उसमें आता है ऑफेंस। तो और ऑफेंसिव रिमार्क करना कि कुछ ऐसे उसने गलत कुछ उसको प्रोवोक किया या कुछ ऐसा गलत किया था वादी ने, जिसके कारण उसने बैटरी या प्रहार उसके ऊपर किया या कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है। तो इसलिए उससे भले ही नुकसान ज़्यादा होता है, फिर भी अवमाननात्मक या कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। नंबर 2 आ जाइए, दिस इज नंबर 2 है इसमें, नॉमिनल डैमेजेस, जिसको आप कहेंगे प्रतीकात्मक नुकसानी, जिसको मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेसन में बताया था, इंजूरिया साइन टैमनो। इसका मतलब है कि इसमें प्लेंटिफ को फाइनेंशियली ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, बट उसका लीगल राइट हर्ट हो जाता है, जो आप पहले से जानते हैं। इंजूरिया साइन टैमनो, जिसको मैंने समझाया था कि आपको इंजुरी हो गई मानी जाती है, इंजूरिया साइन टैमनो, इंजूरिया पहले आएगा तो आपको इंजुरी हो गई, भले ही उसके लिए आपको कुछ भी फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ है, आर्थिक रूप से पैसों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी इंजुरी मानी जाएगी क्योंकि आपके किसी लीगल राइट का, आपके किसी विधिक अधिकार का हर्ट इसमें हुआ है। इसमें एशबी वर्सेस वाइट का केस आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जिसमें डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को मलिशियसली, दुर्भावना से, विद्वेषपूर्ण तरीके से वोट देने से रोक लिया था। तो ये उसका लीगल राइट था वोट देना। तो ये कहा गया कि जब वो वाद लेकर कोर्ट गया तो डिफेंडेंट द्वारा ये कहा गया कि इसमें तो इसको कुछ फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ है, कुछ परेशानी नहीं हुई है, और ऊपर से इसका जिसको ये देना चाहता था वो कैंडिडेट भी जीत गया है, तो इसको कुछ परेशानी नहीं है। बट डिफेंडेंट वॉज लाइबल फॉर डैमेजेस बिकॉज जो उसका लीगल राइट था वोट देने का, वो उससे छीन लिया गया था। तो इसमें ये कहा गया कि जो नॉमिनल डैमेजेस है उसको डिफेंडेंट हैज़ टू पे, उसको पे करना पड़ेगा। एक और थर्ड जो इसका है, दैट इज़ नुकसानी जो डैमेजेस हैं, रियल और सब्सटेंशियल डैमेजेस, जिसको कहेंगे वास्तविक नुकसानी, रियल और सब्सटेंशियल डैमेजेस। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ये वो डैमेजेस हैं जो वास्तविक क्षति के लिए दिए जाते हैं। वास्तविक क्षति कब बोला जाता है? डैमनो साइन इंजूरिया। डैमनो मतलब आपको आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है बट आपके लीगल राइट का हर्ट नहीं हुआ है, तो उसमें डैमेजेस दिए जाते हैं। ये वो डैमेजेस हैं जो वास्तविक क्षति के लिए दिए जाते हैं, न कि कानूनी अधिकार के अस्तित्व के लिए। ये कानूनी अधिकार के डैमेज के लिए नहीं दिए जाते। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी और कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस, जिसको आप समझेंगे डैमनो साइन इंजूरिया, जो आपको फर्स्ट लेसन में मैं बता चुकी हूँ। इसमें वास्तविक क्षति होती है, सब्सटेंशियल क्षति होती है, बट इसमें किसी कानूनी अधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। फोर्थ आप इसमें लिखेंगे जो डैमेजेस हैं, दीज आर एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जैसे आपको नाम से ही पता है, इसको बोलेंगे उदाहरणात्मक नुकसानी, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए इसको डैमेजेस ये डिफेंडेंट को लगाए जाते हैं। जैसे
कुछ जब डिफेंडेंट ने मलिशियसली विद्वेषपूर्ण तरीके से बहुत बड़ी क्षति प्लेंटिफ को पहुंचाई हो, इसमें पहुंचा दी गई हो, इसमें डिफेंडेंट के बैड बिहेवियर के लिए, उसके गलत व्यवहार के लिए कोर्ट उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और हैवी अमाउंट प्लेंटिफ को देने के लिए कहा जाता है। इसमें इसमें ये कहा जाता है कि जो एग्जाम्पलरी या जो उदाहरणात्मक डैमेजेस हैं, इसमें ये कहा जाता है कि हैवी अमाउंट, जो बहुत बड़ी धनराशि, हैवी अमाउंट का मतलब है ज़्यादा पैसा देना, बड़ी धनराशि देना, तो इसमें ये कहा जाता है कि हैवी अमाउंट या बड़ी धनराशि का दंड वादी को प्रतिकर देने के लिए, प्रतिकर मतलब उसको पैसे देने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि प्रतिवादी को दंडित करने के लिए दिया जाता है उसको, कि भले ही वादी को कम नुकसान हुआ हो, बट प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को जिसने नुकसान किया है उसको ज़्यादा अमाउंट, हैवी अमाउंट देने के लिए दंडित किया जाता है, क्योंकि कोर्ट एक उदाहरण सेट करना चाहती है एक सोसाइटी के सामने कि अगर ऐसा किया गया, उदाहरण सेट करना, एक एग्जाम्पल सेट करना कि अगर ऐसा किया गया तो आपको इतने ही ज़्यादा दंड से दंडित किया जाएगा, इतने ही ज़्यादा आर्थिक ज़्यादा धनराशि आपको देनी पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ज़्यादा धनराशि का दंड दिया जाता है, ताकि इस तरह के गलत बिहेवियर करने के लिए दूसरे लोगों को रोका जाए, ताकि कभी कोई किसी की फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट न करे। दूसरों के सामने एग्जाम्पल के रूप में रखने के कारण ही इसे एग्जाम्पलरी या उदाहरणात्मक डैमेजेस कहा जाता है। एक और इसमें डैमेजेस आएंगे, दैट इज प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर डैमेजेस। प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर डैमेजेस या कंटिन्यूइंग डैमेजेस भी इसको कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव प्रत्याशित, या फिर फ्यूचर डैमेजेस भविष्य में चलती रहने वाली क्षतियाँ, इसको बोलेंगे प्रत्याशित या भविष्य में चलती रहने वाली क्षतियाँ। इसमें क्या होता है, दीज आर डैमेजेस विच हैव नॉट एक्चुअली रिजल्टेड एट द टाइम व्हेन द डैमेजेस आर बीइंग डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इसका मतलब होता है कि ये वो डैमेजेस हैं कि जब वो तब तक उत्पन्न नहीं हुई होती हैं जब तक कि कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया। जैसे आप समझिए कि एक कोई केस आया कोर्ट के सामने, तो तब तक उतना डैमेज प्लेंटिफ को नहीं हुआ था, और कोर्ट ने एक डैमेज सेट कर, नुकसानी दे दी, नुकसानी सेट कर दी, एक डिसीजन दे दिया कि आपको डिफेंडेंट को इतनी धनराशि उसको देनी है प्लेंटिफ को, बट वो कंटिन्यूइंग मैनर में थी, मतलब वो चलती रहने वाली क्षति थी। धीरे धीरे प्लेंटिफ को और भी क्षति हो गई उसी कारण से, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको पहले तो कम तकलीफ थी और उसके डिसाइड हो गया कोर्ट के द्वारा कि आपको इतने धनराशि दी जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी तकलीफ ठीक नहीं और वो बढ़ती रही, तो वो फ्यूचर में चलने वाली, इसको डैमेजेस कहा जाता है। तो उससे बाद में ज़्यादा तकलीफ हुई तो उसके लिए भी बाद में डैमेजेस और दिए जाते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर और कंटिन्यूइंग डैमेजेस, या फिर प्रत्याशित या भविष्य में चलती रहने वाली क्षतियां। इसमें एक केस आप लिखेंगे, सुभाष चंद्रा वर्सेस राम सिंह का। इसमें क्या हुआ था, बस ड्राइवर था और उसको एक्सीडेंट हो गया था उसका, और उसको वेरियस इंजरीज हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा बॉडी में इंजरीज हुई थी। तो मतलब लास्ट में क्या हुआ कि सर्जिकल शू के बिना उसको चलना पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब जब उसने केस किया तो उस टाइम उसको सर्जिकल शू की ज़रूरत नहीं थी, और वो मतलब लग रहा था कि उसका पाँव ठीक हो जाएगा, तो इतना तकलीफ उस टाइम नहीं लगी, कि ऐसा लगा कि ये इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। तो 3,000 रुपये तक का ही उसको कॉम्पेंसेशन आई थिंक किया गया, आप बुक्स में देख लेना इसका डिटेल। तो उस टाइम पे 3,000 तक का उसको कॉम्पेंसेट किया गया, 3,000 रुपीज़ के लिए डिफेंडेंट को कहा कि आप इसको देंगे, बट उसका जो पाँव था वो ठीक नहीं हुआ और उसको सर्जिकल शू के बिना उसका चलना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और उसने बहुत कोशिश की कि उसे कोई और नौकरी, कोई सेफ नौकरी मिल जाए, बट उसको कोई जॉब भी नहीं मिला, तो उसको बहुत तकलीफ फ्यूचर में हुई। तो उसने अपील की बाद में, और उसको 7,000 रुपीज़ बाद में भी एज अ डैमेज उसको, मतलब नुकसानी के रूप में उसको दिए गए।
तो अब ये काइंड्स थी आपकी कि कितने प्रकार के डैमेजेस होते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब डैमेजेस दिए जाते हैं तो उसको मेजर कैसे किया जाए, उसको नुकसानी जो दी जा रही है उसकी राशि को निर्धारित कैसे किया जाए, कितना देना है, कितना डैमेजेस दिए जाए, उसको कैसे निर्धारित करें, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो मेजर ऑफ डैमेजेस क्या कहेंगे आप, मेथड ऑफ कैलकुलेशन इसको कहेंगे कि कितना कैलकुलेट करें कि अगर किसी को कोई परेशानी हुई है तो उसको कितना डैमेजेस दें। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन बाय विच द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज टू बी असेस्ड, कि ऐसा कुछ तरीका कि जिससे पता चले कि कितना अमाउंट देना है। तो कोर्ट हमेशा ऐसी कोशिश करती है कि जो ग्रीवेंस पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, उसको सॉरी, इतनी धनराशि दी जाए कि इंजर्ड पर्सन दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो पहले से था। मनी हैज़ बिन गिवन फॉर गेटिंग द सेम पोजीशन एज ही वुड हैव बीन इन एज ही हैड नॉट सस्टेन द रॉन्ग फॉर विच ही इज गेटिंग कॉम्पनसेशन। जिसके लिए उसे कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, उस स्थिति में उसे उस स्थिति से निकालने के लिए या पहले वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए जितना देना चाहिए उतना देना चाहिए, कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 श्रेणियां होती हैं इन विच इंजर्ड पर्सन एंटाइटल टू गेट डैमेजेस। तो 4 ऐसी आपको श्रेणियां या 4 ऐसी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज बताती हूँ मैं कि कैसे वो एंटाइटल्ड होता है। एंटाइटल्ड का मतलब होता है कि हक होना, कैसे वो एंटाइटल्ड हो जाता है डैमेजेस लेने के लिए। इन 4 कैटेगरीज में वो हकदार होता है प्लेंटिफ अपनी डैमेजेस को, अपनी नुकसानी को लेने के लिए। तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है लॉस ऑफ अर्निंग्स और अर्निंग कैपेसिटी। जब आपका आय में कमी आ जाती है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी आय में कमी हो गई है या फिर आमदनी करने की शक्ति में आप में कमी आ गई है। अगर आप उतनी आमदनी, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना आप पहले कर रहे थे, तो आय में कमी हुई है, या फिर आय या अर्निंग करने में आमदनी करने में कमी आ गई है आपकी। तो इसमें एक आप केस लिखेंगे, गणपति भट्टा, GENPATHY, गणपति भट्टा, BHATTA, गणपति भट्टा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर राज्य का ये केस है, मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर, MYSORE, मैसूर स्टेट का, मैसूर राज्य का ये केस है गणपति भट्टा का। इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको पेन, उसको जो उसकी जो इलाज करना था, ट्रीटमेंट था, उसके अलावा उसको जो परेशानी हुई थी और उसको जो दर्द और परेशानी और तकलीफ हुई थी, उसके लिए भी ये कहा गया कि जो डिफेंडेंट है उसको, प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। प्लेंटिफ इज इन द कोर्ट स्टेटेड इन दिस केस दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड, हकदार है, एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द पेन एंड सफरिंग। पेन और सफरिंग के लिए भी वो हकदार है कि उसको वो मिले नुकसानी। एक दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आएगा किन किन कैटेगरीज में एंटाइटल्ड होते हैं, हकदार होते हैं प्लेंटिफ, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो सेकंड कैटेगरी इज मेडिकल एंड अदर एक्सपेंसेस, चिकित्सीय एवं अन्य खर्चे। इसमें भी आप एक केस लिखेंगे, कर्नाटका स्टेट रोड, कर्नाटक का केस है, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णा, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णा। इसमें क्या हुआ था, 2 बसेस कोलाइड हो गई थी, भिड़ गई थी आपस में। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो नुकसानी दी जाएगी प्लेंटिफ को, वो सिर्फ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या पेन या फिर तकलीफ या परेशानी के लिए ही नहीं दी जाएगी, बल्कि अगर उसको फ्यूचर में उसका जो जीवनचर्या बदल गई थी, उसकी जीवनचर्या कैसे बदल जाएगी, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, कि उसको पहले ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी जो अब करनी पड़ रही हैं। जैसे पहले वो हॉस्पिटल नहीं जाता था, फ्रीक्वेंटली नहीं जाता था, बार बार नहीं जाता था, बट उसके एक्सीडेंट के बाद उसको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उसके लिए उसको वो पैदल नहीं जा सकता क्योंकि वो हर्ट है, पैदल
कुछ भी कन्वेंस वो अगर लेता है, कोई बस से जाता है या ऑटो से जाता है, तो उसको उसमें खर्चा करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बाद में उसको एक्सीडेंट, आफ्टर एक्सीडेंट उसको कुछ मेडिसिन ले रहा है अगर वो, तो उसके साथ उसको एक्स्ट्रा कुछ खाना, कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी खाना पीना एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन हैज़ बिन, मतलब उसको नुकसानी देनी पड़ेगी। तो सुनिए, इसमें कहा गया कि कर्नाटका स्टेट रोड कॉरपोरेशन के केस में कोर्ट हैज़ बीन स्टेटेड दैट ही कैन क्लेम नॉट ओनली एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, पेन एंड सफरिंग एटसेट्रा, बट ऑल्सो सच अमाउंट एज इंक्रीज इन हिज कॉस्ट ऑफ फ्यूचर लिविंग। उसका जो इंक्रीज हो गई थी फ्यूचर लिविंग में, कॉस्ट मतलब उसका जो फ्यूचर लिविंग, उसकी भविष्य की जो जीवन था उसका, वो महंगा हो चुका था। कैसे फ्यूचर लिविंग? इट मीन्स इफ ही हैज़ टू स्पेंड सम अमाउंट ऑन एक्स्ट्रा नरिशमेंट, अगर उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, अपने खाने पीने के लिए, एक्स्ट्रा फ्रूट्स के लिए, या कुछ भी उसको अच्छा खाना खाना पड़ रहा था क्योंकि उसको दवाइयाँ लेनी थी, मेडिसिन लेनी थी, उसके लिए भी, और या फिर ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल फॉर नर्सिंग एट्सेट्रा, ऑल दैट कैन बी रिकवर्ड, उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा और उसको कॉम्पनसेशन इन सब चीज़ के लिए देना पड़ेगा। एक और कैटेगरी जो नेक्स्ट होगी, दैट इज पेन। लास्ट कैटेगरी जो है आपकी, पेन, सफरिंग एंड मेंटल डिस्ट्रेस, पीड़ा, परेशानी और मानसिक आघात के लिए भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आपको मानसिक आघात अगर हुआ है तो उसके लिए भी आपको कॉम्पेंसेशन या नुकसानी मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ था, मेंटली टॉर्चर करना भी कोर्ट ने कहा कि गलत है, और ऐसा अगर होता है तो आपको देना पड़ेगा। इसमें एक केस लिखिए, लक्ष्मी नारायण वर्सेस सुमित्रा बाई का। इसमें क्या हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी एक दो बच्चों की, मतलब एक मेल एंड फीमेल की। आफ्टर एंगेजमेंट सेरेमनी मैन रिफ्यूज टू मैरी हिज फियोंसे। एंगेजमेंट सेरेमनी होने के बाद मेल ने, जो बॉय था, उसने गर्ल को मैरी करने से रिफ्यूज़ कर दिया, अपने फियोंसे को, अपनी मंगेतर को शादी करने से मना कर दिया। शी गेव बर्थ टू चाइल्ड, शी सफर्ड इनडिग्निटी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और शी सफर्ड इनडिग्निटी, उसने अपनी गरिमा खोई, डिफेमेशन हुआ, उसकी मानहानि हुई, उसे मेंटल स्ट्रेस हुआ, उसको मानसिक आघात हुआ, एज ऑल्सो इसके अलावा फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ, उसे बहुत ही फिजिकली डिस्कम्फर्ट हुई, वो बहुत शारीरिक रूप से भी वो परेशान हुई। कोर्ट अवॉर्डेड डैमेजेस फॉर ऑल, इन सब चीज़ों के लिए, शी सफर्ड इनडिग्निटी, डिफेमेशन, मेंटल स्ट्रेस, एज ऑल्सो फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इन सब के लिए कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन दिया कि इसको इन सब चीज़ के लिए डैमेजेस अवॉर्ड होंगे, डैमेजेस दिए जाएंगे। ये सब डैमेजेस मिलने के अलावा आपको क्या मिलता है टॉर्ट्स में? जो नेक्स्ट है, दैट इज कॉम्पेंसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। इसमें अध्याय 10 जो है, चैप्टर 10 इसका, मोटर व्हीकल एक्ट का, चैप्टर 10 जो है, उसके अनुच्छेद 140 के अनुसार लाइबिलिटी विदाउट मिस्टेक, अगर मोटर यान के चालक की मिस्टेक नहीं भी है तो भी यदि उससे मृत्यु कालित हुई है या स्थायी अशक्तता, परमानेंट डिसेबलमेंट हुई है, तो ओनर को लायबल कहा गया और उसे कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। इसमें प्लेंटिफ को मिस्टेक, नेग्लिजेंस या मैलिस, अगर प्लेंटिफ को कुछ भी मिस्टेक को भी उसको प्रूव करना नहीं है, अगर कोई उपेक्षा हुई है तो भी उसको प्रूव नहीं करना, कोई विद्वेषपूर्ण कुछ हुआ है तो भी उसको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और मोटर यान चालक को ये सब देना होगा उसे। सेक्शन 140 के अंतर्गत यदि अगर किसी अन्य विधि में अगर उसे कॉम्पेंसेशन मिलता है, जैसे मोटर व्हीकल के अलावा मृत्यु या परमानेंट डिसेबिलिटी में, यदि टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस में भी उसे कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, तो उसे दोनों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। उसको टॉर्ट में नेग्लिजेंटली अगर हम कहें कि उसने गलत चलाया, उपेक्षापूर्ण व्यवहार था उसका, तो उसमें भी उसको मिलेगा, और मोटर यान अधिनियम में भी दोनों में पैरेलल मिलेगा, एक साथ मिल सकता है। सो प्लेंटिफ हैज़ मोर देन वन बेसिस टू गेट कॉम्पेंसेशन, उसको एक से ज़्यादा आधारों पर भी नुकसानी प्राप्त वो कर सकता है।
इसमें एक और पॉइंट है हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट में। इसमें हिट एंड रन में बोलेंगे आप टकराव एवं पलायन मोटर दुर्घटना। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट में वह दुर्घटना होती है ये जिसमें डिफेंडेंट भाग जाता है, मतलब डिफेंडेंट ने टकराया, हिट किया और वो छोड़ वैसे ही अवस्था में आपको छोड़कर भाग जाता है। तो वह दुर्घटना जहाँ डिफेंडेंट भाग गया है और रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी उसे, रीजनेबल एफर्ट्स उसको बहुत प्रयासों के बाद भी, रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सके, उसे पहचाना ना जा सके, तब सेक्शन 161 ब्रैकेट 2 161 ब्रैकेट 2 के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्पनसेट करती हैं। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। इसके बाद एक जो लास्ट आपको और मिलता है दैट इज इंजंक्शंस। इंजंक्शंस का मतलब होता है व्यादेश। इंजंक्शंस INJUNCTIONS। इंजंक्शंस आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर, पूरा डिटेल है इसका, बट इसमें इतना सा है इसमें कि व्यादेश क्या है। इंजंक्शंस आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ कोर्ट्स। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? अपने विवेक से। जैसे मैं जज की चेयर पे बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि जो कॉम्पेंसेशन आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, वो पूरा मतलब वो आपके लिए इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो मैं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशनरी पावर बोलेंगे कि मेरी खुद के विवेक से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट कर देती हूँ। तो जहाँ कॉम्पेंसेशन देना सफिशिएंट, पर्याप्त हो, वहाँ पर ये नहीं दिया जाता। वहाँ पर लगता है कि ये ठीक है, अगर नहीं लगे पर्याप्त तो वहाँ सफिशिएंट नहीं लगे तो वहाँ दिया जाता है। यह कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कहीं भी किसी भी मामले में दिया जा सकता है। तो बट कहीं भी दिया जा सकता है, बट ये डिफेमेशन में या फिर ट्रेसपास और न्यूसेंस वगैरह में ये ज़्यादा दिया जाता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स होती हैं, इसकी प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज प्रोहिबिटरी, जिसको कहेंगे प्रतिषेधात्मक। जब कोर्ट किसी कार्य को करने से मना करता है, वो प्रोहिबिट कर देता है। प्रोहिबिट करना, किसी को रोक देना, प्रोहिबिटरी होते हैं। ये फर्स्ट व्यादेश दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज प्रोहिबिटरी, जिसको प्रतिषेधात्मक कहते हैं, जिसमें आपको कुछ कार्य करने से रोका जाता है। एंड द सेकंड इज मैंडेटरी, आज्ञात्मक व्यादेश, जब कोर्ट किसी लीगल टास्क को करने के लिए आपको बाउंड कर देता है कि आप ऐसा करेंगे इनके लिए। तो मैंडेटरी इज आज्ञात्मक। दीज आर सप्लीमेंट्स, ये एक तरीके के पूरक होते हैं। जब हमें हमारे बॉडी में कुछ कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, वैसे ही जब कोर्ट को लगे कि ये पूरा नहीं लग रहा है मुझे, इनको जो कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, तो ये पूरक होते हैं। जो व्यादेश दिए जाते हैं, इंजंक्शंस दिए जाते हैं, ये एक तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं, पूरक होते हैं। ये वहाँ दिए जाते हैं जहाँ नुकसानी पर्याप्त नहीं लग रही होती। तो ये कहाँ आपको मिलेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है आपका, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जिसको आप कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके सेक्शन 37 एंड 53 to 59 में इंजंक्शंस के रूल मिल जाएंगे आपको, वो आप देखेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट्स किन किन सर्कमस्टांसेस में इंजंक्शन के ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंजंक्शंस किस किस परिस्थिति में दिए जाते हैं, व्यादेश किन किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं, और कोर्ट किसी भी तरीके का इंजंक्शन दे सकता है। वो 4 टाइप्स होते हैं इसके। जैसे वो स्थाई इंजंक्शन दे सकता है, जिसको आप परमानेंट कहते हैं, या वो अस्थाई दे सकता है, जिसको आप टेम्परेरी कहते हैं, या फिर वो मैंडेटरी हो सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, आज्ञात्मक, जिसमें कुछ करने के लिए कहा जाता है, और या फिर वो प्रोहिबिटरी हो सकते हैं, प्रतिषेधात्मक, जिसमें आपको कुछ करने से रोका जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिलीफ्स इन टॉर्ट्स, जो आपको राहतें मिलती हैं, जो आपको रिलीफ्स मिलते हैं टॉर्ट अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।